स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर गया हूं बीएसएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल पेंशनर्स की और अन्य पेंशनर्स की, जितने भी ईपीएस 95 या फिर अन्य पेंशन जो सरकार से दी जा रही है, मिनिमम पेंशन जितनी मिल रही है, तो उसके बारे में और अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट जो कोर्ट केस हैं उनके बारे में सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। चलो, एस 30 केस क्या है? तो एस 30 स्केल का मतलब है पे स्केल 30, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के उच्च अधिकारी आते हैं। पेंशन इन अधिकारियों के लिए एकमात्र असली आय का स्रोत है, लेकिन सरकार ने नियमों में संशोधन करके पेंशन एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके चलते इन अधिकारियों को उनकी पेंशन में न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह मामला 2000 के आसपास से जुड़ा है, जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था। कई रिटायर्ड अधिकारियों ने देखा कि स्केल 28 वाले अफसरों को स्केल 30 वालों से ज्यादा पेंशन मिल रही है। इस अनुचितता पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था और इस कोर्ट का क्या फैसला आया, तो आपको बता दें 2006 से अब तक के सारे बकाया का भुगतान करें, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया। और कोर्ट ने सरकार को 8 हफ्तों की समय सीमा दी। सरकार ने 17 मई 2024 तक का समय मांगा और फिर पैसा नहीं दिया। अधिकारियों ने कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की और सरकार ने कहा कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2023 के तहत बदलाव किए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 का हवाला दिया, जिससे उन्हें संशोधन का अधिकार बताया गया। सरकारी की याचिका को 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया जाना चाहिए। अब मुख्य सवाल जो उठाए गए वो है, क्या सरकार संविधान संशोधन के बिना नियमों में बदलाव कर सकती है? ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 का संविधान का हिस्सा है। अगर सरकार ने 1972 के लागू नियमों को बदला है, तो क्या यह पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है? क्या नए नियम पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू हो सकते हैं? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1951 को भी संविधान के दायरे में माना गया है। अगर आज किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 है, तो उसकी न्यूनतम पेंशन 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर पुराने पेंशनरों को भी 50% न्यूनतम पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार अब भी हाई कोर्ट के फैसले को टाल रही है। वहीं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अब भी सच्चाई और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली सुनवाई 16 मई 2025 को होनी है। सवाल यह है कि क्या सरकार कोर्ट के सम्मान को बरकरार रखेगी या फिर से टाल मटोल करेगी? आइए देखते हैं कल कोर्ट में क्या होता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट न्यूज पर जाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे 65 वर्ष की उम्र के बाद हर 5 साल के में पेंशन में 5% की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी पास हो गया है। लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ में शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में बताया गया है कि यह दावा झूठा और भ्रामक है। ये एक फेक मैसेज था और आपको बता दें कि ये क्या है वायरल मैसेज का दावा। जो पेंशनर 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह प्रस्ताव मोदी सरकार ने मंजूर कर लिया है और 100 करोड़ का बजट भी पास किया गया है। सच क्या है? 110वीं संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 5% अतिरिक्त पेंशन का प्रस्ताव रखा था 65, 70, 75, 80 साल की उम्र के अनुसार। यह रिपोर्ट अप्रैल 2021 में सबमिट की गई थी। रिपोर्ट में कुल 28 सिफारिशें थी, लेकिन केवल 6 सिफारिशें ही सरकार ने मानी। 5% अतिरिक्त पेंशन वाली सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि पेंशनर अब पहले से ज्यादा जी रहे हैं, जल्दी नहीं मर रहे हैं। इससे सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा। सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च पहले से ही हो रहा है। पेपर वर्क में देरी हो रही है। पेंशनर्स की अन्य समस्याएं जिनकी पहचान हुई है, फैमिली पेंशन के नामों में अंतर है, आधार, पैन, डेथ सर्टिफिकेट, सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में नहीं बदलना, मेडिकल अलाउंस अभी 1,000 है और उसे 3,000 करने की सिफारिश की गई है। अब क्या स्थिति है? तो यह 2022 में ही पूरी तरह से यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया था। अब भी व्हाट्सएप ग्रुप में इस अर्जी खबर को फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग इस फेक मैसेज को प्रधानमंत्री की तारीफ में फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ है। अगर कोई आपको ऐसा मैसेज भेजता है कि 65 वर्ष की उम्र पर 5% पेंशन बढ़ गई है, तो जान लीजिए कि वह झूठ बोल रहा है। कृपया ऐसे मैसेज को ना फॉरवर्ड करें, ना भरोसा करें। आगे से किसी भी सरकारी स्कीम या पेंशन से जुड़ी खबर को ऑफिशियल सोर्स या सरकारी वेबसाइट से जरूर चेक कर लें। आपको बता दें कि जो पेंशनर 65 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें हर 5 साल और 5% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। ये एक फेक मैसेज था पूरी तरह से, और इस झूठी खबर का खुलासा इस तरह से हुआ कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में ये वायरल हुआ। कुछ लोग बिना जांच पड़ताल किए इसे आगे भेजने लगे और इस झूठ को सच मान लिया कुछ अधिकारियों ने, जबकि यह पूरी तरह से गलत है और सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अब आपको बताएं अगली स्थिति क्या है। तो अगली स्थिति यह है कि
बीएसएनएल और बीएसएनएल के पेंशनर्स एवं अन्य पेंशनर्स सभी के लिए पुरानी पेंशन नीति हो या नई, पेंशन धारकों के लिए नियमों की जटिलता अब कानून की शक्ल में सामने आ चुकी है। सरकार ने जो कानून लाया है वह दावा करता है कि कर्मचारियों की भलाई के लिए है, लेकिन कमेंट सेक्शन में गुस्सा साफ दिखता है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये वही बीजेपी सरकार है जो रातों रात संसद में बिल पारित कर देती है? क्या यही नया है? यह मामला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। याद रखिए, पेंशन कम्यूटेशन कोई पार्टी मुद्दा नहीं है, हमारा हक है। तो हुआ क्या है, सरकार कहती है कि पेंशन का 40% हिस्सा आप एक मुश्त ले सकते हैं, यानी कम्यूटेशन। पहले भी ये होता आया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आप जो पैसा आज ले रहे हैं उसका हिसाब 15 साल तक कैसे चलता है? 1996 से लेकर 2026 तक हर सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किए, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमें पूरा न्याय मिलता है? कैसे तय होगा कि 1 रुपए के बदले आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1986 में यह आंकड़ा था 10.46, 1996 में घटकर हुआ 9.81, 2008 में और गिरकर हुआ 8.19। तो जब औसत उम्र बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, तो फिर यह गणना किस आधार पर हो रही है? सरकार कहती है 15 साल में आपका पैसा वापस हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए, 8.19 रुपये हर साल के हिसाब से 9 साल में आप पैसा वापस कर देते हैं, बाकी 6 साल वो सरकार के पास रह जाते हैं ब्याज सहित। सरकार कहती है ये ऑप्शनल है, जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई साहूकार कहे पैसा चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो जाओ। अब आइए बीमे पर। तो आईआरडीए यानी बीमा नियामक संस्था हर कुछ सालों में मृत्यु दर और बीमा प्रीमियम के आंकड़े जारी करती है। उनकी 2013 की रिपोर्ट कहती है कि 1 रुपये पर 11.14 रुपये मिलने चाहिए था, लेकिन सरकार अब भी 8.19 पर अटकी हुई है 2004 की टेबल के आधार पर। क्यों? क्या यही नया है? केरल सरकार देती है 12 साल में पेंशन वापसी, गुजरात 13 साल में। फिर केंद्र सरकार क्यों पीछे है? फिफ्थ पे कमीशन ने सुझाव दिया था कि 12 साल में पैसा वापसी होनी चाहिए, लेकिन उसे ये भी अनदेखा कर दिया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक कर्मचारी को 12 साल में पेंशन कम्यूटेशन लौटाना चाहिए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब इस मामले में 8वें वेतन आयोग के पास भेज दिया गया, यानी जो मामला 1996 में शुरू हुआ वो 2026 तक सिफारिशों और अध्ययनों की वेट चलता रहा। अब आप बताइए, क्या ये सब एक तकनीकी गणना है या सुनियोजित अन्याय है? क्या हमारी मेहनत की कमाई पर ये असर होना चाहिए? इसलिए जरूरी है कि हम इस सरकार से ये सवाल पूछें। कल एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख आया जिसमें लेखक ने खुद को किसान नेता बताया और नाम छिपा लिया। इस लेख में 8वें वेतन आयोग को आने वाले 10 सालों के लिए टालने की बात कही गई है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बजट में जो पैसा तय किया गया है उससे अधिक कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सीलिंग लिमिट तय होनी चाहिए। आइए पहले उनके तर्कों को देखें, फिर हम देखेंगे कि इसका उत्तर क्या है, और अगर सरकार कर्मचारियों को निकाल दे तो क्या होगा। पहले देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो एमपी एमएलए की सैलरी की बढ़ोतरी के बाद लोगों ने सवाल उठाने लगे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। उनका तर्क है कि देश में सबसे कम परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर वो है सरकारी सेवा, जहाँ नौकरी की गारंटी बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि ये कर्मचारी देश की कुल जनसंख्या का 1% भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण की गिनती में ये 3% तक है। उनका सवाल है कि अगर ये लोग इतने कम है तो इन पर इतना ज्यादा खर्च क्यों किया जाता है? हर वेतन आयोग के बाद वेतन में भारी बढ़ोतरी होती है। फिर ये भी लिखा गया है कि इन कर्मचारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई भी पार्टी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करती। कृषि क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों की आय की तुलना की गई है। 2047 तक एक सरकारी कर्मचारी की मासिक आय जाना 5.5 लाख हो जाएगी, जबकि एक किसान की आय केवल 40,000 रहेगी। भारत में लगभग 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी है, 65 लाख पेंशन भोगी हैं, 1 करोड़ राज्य सरकारी कर्मचारी हैं और कुल मिलाकर 2 करोड़ से अधिक सरकारी सेवक हैं। इन पर देश की बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। हर वेतन आयोग में डीए मर्ज करके वेतन वृद्धि होती है, जो जीडीपी में 2.8% से 3% तक बढ़ोतरी करती है। आज की तारीख में न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये है। वेतन आयोग के बाद ये 71,500 रुपये तक हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 25,000 रुपये तक बढ़ सकती है। सरकार को सालाना लाखों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। देश की 45% से अधिक आबादी किसान है, फिर भी एक किसान की आमदनी 10,000 रुपये मासिक भी नहीं है, जबकि कर्मचारी कई गुना ज्यादा वेतन, मेडिकल, मातृत्व अवकाश, पेंशन जैसी सुविधाएं पाते हैं। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर भी सम्मानजनक जीवन जीते हैं, क्योंकि पहले वेतन आयोग से ही यही सिद्धांत रखा गया था कि जीवन यापन लायक वेतन मिलना चाहिए। लेकिन वही सिद्धांत देश के बाकी मजदूर और किसानों पर लागू नहीं किया गया। अब अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो 2 और वेतन आयोग आने हैं, 2036 और 2046 में। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वेतन और पेंशन देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन जाएगा। 8वें वेतन आयोग को 10 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। बजट में वेतन और पेंशन पर सीलिंग लिमिट लगाई जाए। निचले स्तर के नौकरियों को खत्म कर दिया जाए। केवल वरिष्ठ और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को रखा जाए और उन्हें उचित वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि कम स्टाफ के साथ ही सरकार की स्कीम चलाई जा सकती है, और सभी स्कीमें सरकार द्वारा नहीं बल्कि ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग के भी चलाई जा सकती हैं। अंत में भी लिखते हैं कि अब वेतन आयोग की जगह वेतन यूनियन बनाने का समय आ गया है। तो यह था
न्यूज आर्टिकल लेख का सार। अब इसमें क्या सही है क्या गलत, इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ मुद्दे जो जैसे कर्मचारियों पर व्यय को देश की प्रगति में बाधा बताना, उद्योगपतियों को मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स की रियायतें, किसानों की स्थिति और उनके योगदान की अनदेखी, सेवा क्षेत्रों का निजीकरण, सैनिकों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की तुलना, राजनीतिक और मीडिया की भूमिका। इसमें कुछ अखबारों और विचारकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की वेतन, छुट्टी और पेंशन को देश के लिए बोझ बताया गया है, जबकि असल में ये प्रतिशत के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहीं अरबपति उद्योगपतियों को मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स की रियायतें जो अरबों खरबों की छूट उद्योगों को दी जाती है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठता, जबकि कर्मचारियों और किसानों को दी गई सीमित सहायता को आलोचना का शिकार बनाया जाता है। किसानों की तुलना कर्मचारियों से की जाती है, मगर यह नहीं बताया जाता कि उद्योगपतियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी भी नगण्य है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में निजीकरण के चलते आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जबकि इन क्षेत्रों को सार्वजनिक रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह दर्शाया गया है कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है और उनकी कठिनाइयों की तुलना नहीं की जा सकती। कुछ प्रमुख मीडिया चैनल और पत्रकार ऐसे लोगों लेखों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कर्मचारी और किसानों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो आपको बता दें कि अगर देश 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है तो सबसे बड़ी बाधा सरकारी कर्मचारी है। उनकी तनख्वाह, छुट्टियां, मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश, पेंशन, ये सब देश की प्रकृति को निकल रहे हैं। जी हाँ, किसानों की कमाई 40,000 रुपये महीना नहीं पहुंचती और कर्मचारी ले रहे हैं 5.5 लाख रुपये सैलरी और लाखों की पेंशन। ये तुलना की गई है, मानो देश का खजाना लूट लिया गया हो। लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही होती है। देश की कुल बजट में जहाँ 7% हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है, उसमें भी रक्षा विभाग के कर्मचारी 13 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनर शामिल हैं, जिन्हें इस लेख से अलग रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि उनकी कुर्बानियां शब्दों से परे है। सियाचिन की बर्फ में तैनात जवान जो 3 महीने तक -40 डिग्री से में खड़ा रहता है, क्या उसकी पेंशन भी बोझ है? उधर कॉर्पोरेट सेक्टर को 2019 से 2023 के बीच 7.74 लाख करोड़ रुपए की छूट दी गई है। एक कंपनी ने 1 लाख के निवेश से 30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम कैसे ले लिया? ये सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट में धूल खा रहा है। फैशन डिजाइन, पैरामेडिकल, एविएशन, पूंजी लाभ में छूट, 5 सितारा होटल में रहने वालों को पर्यटन के नाम पर सब्सिडी, लेकिन किसान, उन्हें मिला सिर्फ 2.6% का बजटीय हिस्सा, जिसमें उर्वरक सब्सिडी भी शामिल है। तो सवाल यह है कि क्या देश की तरक्की सिर्फ कर्मचारियों की कटौती से होगी या फिर कॉर्पोरेट से वसूली की कोई नीति भी बनेगी? हर क्षेत्र में अपनी पीड़ा है, चाहे वह शिक्षक हो या डॉक्टर, फील्ड इंजीनियर या सैनिक। हर सेवा जो नागरिक को सीधे प्रभावित करती है वो तभी टिकाऊ होगी जब उनके कर्मचारियों की गरिमा बनी रहेगी। और अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को सौंपना ही है तो फिर प्रमाण पत्र से लेकर मौत के प्रमाण पत्र तक की कीमत क्यों तय नहीं कर देते? अगर देश को वाकई विकसित बनाना है तो कर्मचारियों, किसानों और उद्योगों तीनों को संतुलन के साथ साथ देकर चलना होगा। आलोचना होनी चाहिए लेकिन तथ्यों के साथ, सवाल पूछे जाने चाहिए लेकिन नीयत के साथ, और लेख लिखे जाने चाहिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद।